भागलपुर में लिपिक की मौत पर सियासत शुरू। युवा आरजेडी के नेता पहुंचे मृतक के घर, पुलिस की कार्यशैली और सरकार पर उठाए सवाल। कन्नौज में भिड़े सपा कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी, होटल को ध्वस्त करने पहुंचे अधिकारियों का सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। प्रशासन ने अवैध निर्माण की कही बात। बोकारो जिले के तेलपूर्वी पंचायत के जंगल में लगी भीषण आग, वन्य जीवों के स्थानीय लोगों को हुआ नुकसान। दमकल वाहनों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। अररिया में आग से झुलसने से 6 बच्चों की मौत, मामले पर हुई त्वरित कार्रवाई। जिला प्रशासन को दिए परिजनों को 4 लाख का चेक। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें विधि विभाग और गृह विभाग समेत कई अन्य मुद्दे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य मुद्दों में भभुआ परिसर में व्यवहार न्यायालय परिसर में 20 कोर्ट भवन का निर्माण कराए जाने की योजना को स्वीकृति दी गई। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय निर्माण पर भी मुहर लगी। इसके साथ ही परिवहन विभाग के संबंध में कई निर्णय लिए गए। आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट का समापन हुआ। बिहार में 5,635 सरकारी पदों पर बदहाली की बात इस दौरान कही गई। परिवहन विभाग के संबंध में कई निर्णय लिए गए हैं। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसको लेकर जनता को कई सौगात भी मिल सकती है। इस दौरान आपको बता दें कि लगभग 35 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। भभुआ परिसर में व्यवहार न्यायालय परिसर में 20 कोर्ट भवन का निर्माण कराए जाने को स्वीकृति दी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय निर्माण पर भी इस दौरान मुहर लगी। पूर्व में श्री कृष्ण मेटकॉम लिमिटेड उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। जो आंकड़े हैं वो आपके जो कागज सर्कुलेट किया गया है उसमें आप उल्लेख है, इसलिए मैं आंकड़ों को नहीं पढ़ रहा हूं। इसी प्रकार से मेसर्स बाबा एग्रो फूड लिमिटेड, जिसे पूर्व में श्री कृष्ण मेटकॉन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा 20 मेट्रिक टन पर आवर की क्षमता का एक राइस मिल स्थापित किया जाएगा और उसके लिए 45 करोड़ 39 लाख रुपए की निजी पूंजी निवेश और उसकी जो वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस है उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। बक्सर में सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा 2x660 मेगावाट प्लांट का पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है और वहां से जो पावर का इवैक्यूएशन है, उस पावर के इवैक्यूएशन करने के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा 400 केवी और 200 केवी के जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनके निर्माण के लिए 817.35 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है, जिसमें 20% इक्विटी के रूप में होगा और शेष जो 80% होगा वो राज्य सरकार की गारंटी पर जो विभिन्न प्रकार के जो वित्तीय संस्थान है वहां से लोन लिया जाए। कि जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। जो आंकड़े हैं इस खबर की तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार गौतम पटना से संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम जी, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का समापन हो चुका है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, कई इस दौरान मुहर लगी है, कई संबंध में निर्णय लिए गए हैं। क्या कुछ अहम मुद्दे माने जा सकते हैं? क्या कुछ जनता को सौगात मिली है इस दौरान?
बिल्कुल आस्था, ये सौगात है बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि बजट सत्र के बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई और इसमें तमाम जो विभाग के मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो उनकी मौजूदगी में कुल 35 एजेंडों पे मुहर लगी है। और ये 35 एजेंडे अपने आप पे सारे एजेंडे महत्वपूर्ण हैं। विभाग के सभी विभागों का ख्याल रखा गया है और ख़ास करके ख्याल रखा गया है महापंचायत का चुनाव, यानी जो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं पूरे बिहार में। त्रिस्तरीय पंचायत की जो व्यवस्था है उसके तहत पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और पंचायत चुनाव को लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सौगात दिए हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना हर घर में कैसे पहुँचे। इसके साथ ही बिजली की, जहां हालांकि पूरे बिहार में लगभग सभी जगहों पे बिजली है, लेकिन अतिरिक्त बिजली कैसे मुहैया कराई जाए। रोजगार सृजन को लेकर के कैबिनेट ने एक अच्छी पहल की है और इसके साथ ही जो कई ऐसे विभाग हैं जहां पर संविदा कर्मियों को लेकर के सौगात दी गई है। तो कुल 35 एजेंडे हैं और लगभग सभी एजेंडों में मुख्यमंत्री का जो प्रोजेक्ट है वो दिखता है। रोजगार को लेकर के बिहार कैसे आगे सृजन करे और कई विभागों की रिक्तियां मांगी गई थी। हालांकि इसमें कुछ विभागों ने अपनी रिक्तियां दी है और रिक्तियों के आधार पर वहां पर अब एक नई बहाली शुरू होगी। यानी कहीं ना कहीं रोजगार सृजन को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ये बैठक था बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और बजट सेशन के बाद ये पहली बैठक थी, तो मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों को बुलाया था और कैबिनेट की बैठक में जो 35 एजेंडों पर मुहर लगी है उसमें सारी बातें खास है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जहाँ पे जो पैसे की किल्लत है वो मुख्यमंत्री ने साफ कर दी है कि उनकी जो भी परियोजना है, जो भी योजनाएं हैं, उसमें पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति की जरूरत है, किसी कर्मचारियों की जरूरत है, तो उनकी भी बहाली होनी चाहिए, बात चाहे रेगुलर बेसिस पे हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, लेकिन आदमी के अभाव में काम नहीं रुकना चाहिए। ये मुख्यमंत्री की सोच है और यही सोच की वजह से उन्होंने 35 बड़े एजेंडों पर मुहर लगाई है। इसका क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है और क्रियान्वयन के साथ साथ महापंचायत चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। और खास करके मुख्यमंत्री ने जो शहरी निकायों की बात कही है कि जो भी गाँव है उनको कैसे शहरों में तब्दील किया जाए, यानी कि जो स्मार्ट सिटी है वो अपनी जगह है बिहार में। कुल अभी देखिए बिहार शरीफ, भागलपुर के अलावा मुजफ्फरपुर और पटना, ये 4 स्मार्ट सिटी है। लेकिन इसके अलावा बिहार के अंदर जो कई अच्छे अच्छे शहर हैं जो बन सकते हैं, उसको लेकर के शहरी निकायों को डेवलप करने का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम चल रहा है। इसके अलावा जो विस्तारीकरण है, मतलब शहरों का जो विस्तारीकरण है, जैसे कि पटना नगर निगम जैसे 72 वार्डों में आता है, तो कई ऐसे पंचायत हैं जो जुड़ जाएंगे, तो वो शहरी क्षेत्र, मतलब गांव से उसको शहरीकरण किया जा रहा है, वो पंचायत को मिलाया जा रहा है, नगर परिषद को मिलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब व्यवस्थाएं जो है वो बढ़ेंगी, शहरी तौर पे बढ़ेंगी। तो ये जो सोच है ये बहुत बड़ी सोच है और इसी सोच के तहत 35 एजेंडों पे मुहर लगी है। और इस एजेंडों के बाद जो कई गाँव हैं वो अब शहरों में तब्दील होती नजर आएगी, क्योंकि जो शहर की जो योजनाएं हैं वो गांव तक कैसे पहुंचे, इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार चिंतित रहते हैं। और यही कारण है कि हर अलग अलग मंत्रालय का बात, चाहे कृषि विभाग की कर ले, उद्योग विभाग की कर ले या फिर पंचायती राज विभाग की कर ले, तो सभी विभागों की तरफ से जो रिक्तियां हैं वो मांगी गई थी। और आने वाले कुछ दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा, खास करके राजधानी पटना में, जहां पर पटना का जो विस्तार है, एक तरफ आप देखिए गंगा नदी है, तो दूसरी तरफ बिहटा से लेकर के दानापुर तक की जो स्थितियां हैं, उन तमाम दानापुर के कुछ कुछ गाँवों को मिलाया गया है, बिहटा तक को ग्रेटर पटना का नाम दिया गया। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के शहरीकरण पर जो मुख्यमंत्री का है वो विशेष ध्यान है। और यही कारण है कि इस पर विशेष तौर पे मुख्यमंत्री ने 35 एजेंडों पे टोटल मुहर लगाई है। उसमें कई एजेंडे भी शामिल हैं और कई विभाग के को किस तरीके से मजबूत किया जाए ये भी शामिल है। जी आस्था जी, जिस तरीके से बजट सत्र में विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार पर हमला किया जा रहा था, लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला किया जा रहा था, तो कहा जा सकता है एक तरीके से, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, उन सभी मुद्दों पर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई है।
बिल्कुल, देखिए बजट सेशन चूंकि एक लंबा अवधि रहा है बजट सेशन का, एक महीने का जो बजट सेशन था उसमें 22 कार्य दिवस थे। उन 22 कार्य दिवस में 13 से ज़्यादा विधेयक जो है वो पास किए गए। उसमें पुलिस सशस्त्र अधिनियम भी रहा जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा हंगामा देखने को मिला। तो उसके ठीक बाद होली का मौसम था और होली के बाद पहली कैबिनेट की बैठक थी जो मुख्यमंत्री एक दिन भी कहते हैं ना कि अब्सेंट नहीं करना चाहते। तो यही कारण है कि होली के ठीक बाद उन्होंने जिस तरह से कैबिनेट की बैठक बुलाई, तमाम मंत्रालय के जो विभाग के मंत्री हैं वो मौजूद थे और उन्होंने अपना लेखा जोखा लेकर पहुंचे थे। और सबसे बड़ी जो समस्या है, आज आपने ठीक कहा कि रोजगार को लेकर के, तो रोजगार कैसे डेवलप किया जाए, कैसे उसको सृजित किया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर के तमाम विभागों के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरतें हैं, संविदा के आधार पर हो या रेगुलर बेसिस पे हो, उसके लिए। इसके अलावा जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, खास करके जैसे बेल्ट्रॉन है, बेल्ट्रॉन के थ्रू बिहार के अंदर पूरे बिहार में जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो काम करते हैं। बात चाहे बिहार सरकार के सचिवालय की कर ले तो सचिवालय में भी जो लोग रिटायर करते चले जा रहे हैं उनके बदले में कंप्यूटर ऑपरेटर वहां काम करते हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं आप अलग अलग विभागों में ली जाती है, चूंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की सबसे ज़्यादा रिक्तियां थी जिसको लेकर के बेल्ट्रॉन को कहा गया है कि बेल्ट्रॉन को भी कुछ पैसे दिए गए हैं एक योजना के तहत, और बेल्ट्रॉन के थ्रू जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, चाहे वो सेल टैक्स डिपार्टमेंट में हो, लेबर डिपार्टमेंट में हो या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे सूबे बिहार के ब्लॉक लेवल पे हो, तो उनकी स्थिति कैसे मजबूत की जाए, तभी विभाग की स्थिति मजबूत होगी। ये तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानते हैं और यही कारण है कि उन्होंने 35 एजेंडों की पे मुहर लगाई है। बहुत बड़ा एजेंडा है ये, 35 एजेंडा कम नहीं होता है। और आप सोचिए कि उसमें 28 से ज़्यादा विभाग शामिल हैं और इसके अलावा अभी जो पंचायती राज विभाग है उसको लेकर के कई फंड जारी किए गए हैं ताकि कोई दिक्कतें ना हो, क्योंकि आने वाले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब बहुत साफ है कि मुख्यमंत्री लगातार चिंतित है बिहार की विकास की योजनाओं को लेकर के और यही वजह है कि तमाम विभागों को जोड़ करके उन्होंने कुल 35 एजेंडों पे मोहर लगाई है जिसका इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है। जी गौतम जी, किस तरीके से ये जो मोहर लगी है सभी एजेंडों पर उन्हें धरातल पर उतारने की नीति सरकार बना रही है? क्योंकि आज भी देखा जाता है कि बिहार में कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसी जगह है जहां पर सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, योजनाओं के अभाव में रह जाते हैं लोग। ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है कि सरकार एसी के बंद कमरों में तमाम योजनाओं को बनाती है लेकिन धरातल तक वो नहीं पहुंचती है। लेकिन यदि कैबिनेट की मुहर लग जाती है तो फिर वो अपने आप में एक सिस्टम बन जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री उस पर अप्रूवल दे देते हैं। तो कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको लेकर के सरकार का जो आदेश है वो बहुत ज़रूरी होता है। बिना सरकार के किसी भी आदेश के कोई भी काम ना तो वो विभाग कर सकता है और ना ही वो धरातल पर होता नजर आएगा। तो ये एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट के अंदर तमाम वो मंत्रालय के लोग होते हैं, कृषि विभाग के मंत्री, श्रम विभाग के मंत्री, सहकारिता विभाग के मंत्री, पशुपालन विभाग के मंत्री, मत्स्य एवं सड़क पथ निर्माण मंत्री। तो जितने भी विभाग मंत्री परिषद के होते हैं लगभग सभी मंत्रालय के मंत्री वहाँ बैठते हैं। मंत्रालय को ये लगता है कि नहीं, हमारे विभाग में ये चीज़ें होनी चाहिए, तब जाकर के, अब जैसे नगर विकास एवं आवास मंत्री अभी इस वक्त उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि नगर विकास में और काम हो सकती है। तो वो काम कराने का जो तरीका होता है वो चाहकर भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक इस पर मुख्यमंत्री की मुहर ना लग जाए तब तक वो चाहकर भी वो एजेंडा, वो कैबिनेट की जब तक मंजूरी नहीं मिल जाएगी तब तक वो विभाग नहीं सोचता। तो ठीक है, विभाग की तरफ से अब मुख्यमंत्री ने के कैबिनेट के जरिए जब वो उस चीज़ पे मुहर लग जाती है तो वो अपने आप में एक योजना बन जाती है और वो योजना एक ऐसी योजना होती है जो अब जन जन तक कैसे पहुँचे, उस एजेंडे पर कितना रुपए खर्च होगा, उसकी राशि दी जाती है, उसके लिए जो व्यक्ति की कमी है उसको लेकर के रिक्तियाँ निकाली जाएगी। तो अब ये चीज़ें तो प्रोसेस में आ जाएगी। अब ये जब प्रोसेस में आ जाएगा तो उसके बाद ये धरातल पर रूबरू होने लगेगा, दिखने लगेगा।
तो यही कारण है कि इसमें देर ना हो, इसलिए इसकी पहल मुख्यमंत्री खुद करते हैं। मुख्यमंत्री का स्वविवेक है कि वो ऐसे तो कई मामले आते हैं, जैसे कि 50 से ज्यादा एजेंडे थे, लेकिन उस पर 35 ही एजेंडों पे मोड़ लगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर अभी कई विकास होने बाकी है और कई चीजें हैं जिनमें सुधार होने बाकी है, लेकिन फिर भी सरकार 35 एजेंडों को मोहर लगा चुकी है, जिन्हें धरातल पर उतारने की भी तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, सीधे हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। मधुपुर में उपचुनाव होने को है और राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। लगातार एक दूसरे पर वार भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां लगी हुई हैं, तो वहीं गठबंधन की सरकार को ये गवारा नहीं लग रहा कि आजसू नेता गंगा नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा और बीजेपी पर बोरो प्लेयर उतारने का आरोप लगाया। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए अपना बयान दिया। गंगा नारायण जी उस क्षेत्र के सामाजिक समस्याओं से, लोगों के दिन रात की समस्याओं से लगातार जुड़े हुए थे और पिछले बार जबकि डायरेक्ट लड़ाई थी भाजपा और यूपीए के बीच में, उसके बावजूद 46,000 वोट लाकर उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार और गंगा जी का उस क्षेत्र में अपना जनाधार, दोनों मिलाकर एक बहुत ही शानदार विनिंग कॉम्बिनेशन है। इसलिए कांग्रेस अनाप शनाप आरोप लगा रही है। वैसे पहले उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि उन्होंने बोरो प्लेयर डॉक्टर अजय कुमार को तो अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था पार्टी ज्वाइन करने के 1.5-2 वर्षों के भीतर। तो बोरो प्लेयर का आरोप अगर कांग्रेस लगाती है, ये बड़ी हास्यास्पद बात होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो ना ही संगठन है, ना ही कोई लोग है, जिसकी वजह से अपने उम्मीदवार जो पिछले उनके थे भारतीय जनता पार्टी को, उसको छोड़ करके ये दूसरे से बोरो प्लेयर लिया। वैसे भी इनकी बोरो प्लेयर लेकर के मैच खेलने की आदत है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए रांची से सीधे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, लगातार मधुपुर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच बीजेपी पर बोरो कार्ड खेलने का आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल आस्था, देखिए जिस तरीका से मधुपुर उपचुनाव के दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, राजनीतिक पारा कह सकते हैं अपने चरम पर दिखाई दे रहा है और हर एक मुद्दे पर कह सकते हैं झारखंड में उपचुनाव को लेकर, जो कि मधुपुर में होने को है, उसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज है। अगर बात करें बोरो प्लेयर की, तो जिस तरीका से कांग्रेस, क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार है और कांग्रेस की एक अहम भूमिका है और कांग्रेस से ही ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस बार जो मधुपुर में उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बोरो प्लेयर का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि राजनीतिक में तमाम शब्द का मतलब कुछ और होता है और निशाना कुछ और होता है, लेकिन जिस तरीका से बोरो प्लेयर का जो आरोप लगाया गया, मैं उस पर बात बता दूं तो जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी ने आजसू के साथ कह सकते गठबंधन कर लिया और आजसू का समर्थन उन्हें मिल चुका है, तो गंगा नारायण सिंह आजसू के प्रत्याशी और इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं और मधुपुर में वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। और नामांकन के दौरान आस्था एक बात बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े अधिकारी, खुद भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो कि भाजपा के विधायक दल के नेता भी हैं, तो कहीं ना कहीं नामांकन के दिन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिला वो इस बात को दिखाता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर होमवर्क करके रखा है इस बार मधुपुर में कैसे उनको जीत हासिल करना है। क्योंकि झारखंड में 2 उपचुनाव हो चुके हैं, दोनों में करारा शिकस्त मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि इस बार जो मधुपुर में उपचुनाव होने को है और कांटे की टक्कर जरूर है आस्था। और जिस तरीका से गठबंधन की सरकार की बात करें तो जेएमएम के प्रत्याशी हफीजुल अंसारी, जो कि उन्हें मंत्री भी बना दिया गया है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का, और मंत्री पद कह सकते हैं बिना विधानसभा के सदस्यता लिए हुए उन्हें मंत्री पद मुख्यमंत्री ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके दे दिया। लेकिन अब कांटे की टक्कर इसलिए है क्योंकि खुद जिस तरीका से तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बात कर लें, निशिकांत दुबे की बात कर लें, उन्होंने साफ तौर पर मधुपुर की जनता से इस बात को कह दिया है, अगर आप 2 मई को
हमारे प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को जिताते हैं तो अगला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को वो बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा बयान तो जरूर दे दिया आस्था, और बड़ा बयान बस यही है कि अगर इस बार गंगा नारायण सिंह आते हैं तो सरकार गिराने की भी बात कही गई है, और बाबूलाल मरांडी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री का कह सकते हैं पद मिलता हुआ इस पर बात कही गई है। लेकिन अब यह देखना होगा कि आखिर की राज्य की जनता, मधुपुर की जनता किसके खेमे में अपना मत डालती है और अपना मत से किस पार्टी को अपना विजय घोषित करती है, यह बहरहाल देखने वाली बात है। लेकिन राजनीतिक पारा बिल्कुल हाई है जी। बीजेपी एक काफी बड़ी पार्टी मानी जाती है, लेकिन बोरो प्लेयर का जो आरोप लगाया जा रहा है, इससे सीधा सीधा तो ये भी सवाल पैदा होता है कि बीजेपी के पास कोई भी प्रत्याशी नहीं है, इसलिए उन्होंने आदित्य से प्रत्याशी लिया है। देखिए इस आस्था, इस बात पे मैं एक गंभीर बात बता दूं, जिस तरीका से मधुपुर में उपचुनाव होने को है, और कह सकते हैं कि एक प्रॉपर प्लानिंग तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है कि हम इस सीट को नहीं छोड़ सकते। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंजिंग फेस है, चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि जिस तरीका से 2 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त मिला, और भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती है कि इस बार मधुपुर का उपचुनाव जो होने को है उस पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिले। इसीलिए उन्होंने आजसू के कह सकते प्रत्याशी को अपने तरफ शामिल किया है, आजसू के साथ एक समर्थन का समन्वय बनाया है। ये बेहद जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरीका से खुद भारतीय जनता पार्टी के पास भी उम्मीदवार था, राज्य परिवार जो कि वहां से उम्मीदवार थे, उनका भी वोट बैंक काफी अच्छा था। लेकिन गंगा नारायण सिंह जो कि मधुपुर के जमीन से जुड़े एक नेता है, विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भरोसा ज्यादा था उन लोगों को। और जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि इस बार, और सबसे महत्वपूर्ण आस्था बात बताया, भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसी वजह से आजसू के साथ उन्होंने समर्थन मांगा और आजसू ने उनका समर्थन किया भी। तो कहीं ना कहीं अब 2 पार्टी एक तरफ है और गठबंधन की सरकार एक तरफ है। अब यह देखना होगा कि आने वाला जो समय होगा वो जनता पर निर्भर करता है कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, और जो प्रतिनिधि के द्वारा वादे किए गए हैं वो धरातल पर नजर आते हैं कि नहीं। क्योंकि चुनाव कह सकते हैं राजनीतिक में बार बार होते हैं, लेकिन आम जनता की समस्या दबी रह जाती है। तो कहीं ना कहीं इस बार मधुपुर की भी जो जनता है वो अब सोच समझकर कुछ निर्णय लेगी, और जिसका कह सकते हैं 17 अप्रैल को यह मतदान होगा, और 10 तारीख को ही पता चल पाएगा। 2 तारीख को ऐसे परिणाम आ जाएंगे कि कौन विजय होते हैं। लेकिन सबकी निगाहें टिकी है, सबकी उम्मीद है इस मधुपुर उपचुनाव से, क्योंकि हाजी हुसैन अंसारी के बाद मधुपुर का जो सीट था वो खाली हो चुका था। उसके बाद हफीजुल अंसारी को मंत्री बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर प्लानिंग कर ली। अब यह देखना होगा कि ये जो विजय की कह सकते हैं सीट है किसके खेमे में जाती है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना परचम लहराते हुए नजर आती है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी बिल्कुल भी कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। 2 उपचुनाव पहले ही बीजेपी हार चुकी है, और इस उपचुनाव में बीजेपी बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि गंगा नारायण दावेदार जो है काफी मजबूत माने जा रहे हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया कि गंगा नारायण सिंह जमीन से जुड़े नेता हैं, और वहां की जनता उन्हें भली भांति समझती है, क्योंकि पहले भी देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था, और उन्होंने किया भी है। राज्य की जो जनता है उनकी समस्याओं को वो लगातार सदन में उठाते रहे हैं। कह सकते हैं कि हर एक वो चीज, हर संभव वो मदद करते हैं जनता को। तो कहीं ना कहीं जनता उनके प्रति संवेदनशील जरूर है, और एक कह सकते हैं कि सिंपैथी वोट जरूर उन्हें मिल सकता है। और उनको उम्मीद है, क्योंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और पूरे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, सभी लोग जानते हैं। आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आजसू का समर्थन मांगा और गंगा नारायण सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही थी कि इस बार अगर हमने रिस्क लिया तो ठीक नहीं होगा। इससे ही पहले हम अपने गंगा नारायण सिंह को अपने तरफ शामिल कर लें, उसके बाद अपने चुनाव बिगुल फूंक दें। तो कहीं ना कहीं गंगा नारायण सिंह पर अब पूरा दार मदार टिका हुआ है, और गंगा नारायण सिंह के ऊपर सारी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की टिकी हुई है। अगर गंगा नारायण सिंह वहां से विजय होकर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है, और गठबंधन की सरकार की यहां पर हार होते हुए नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, बहुत प्रबल दावेदार गंगा नारायण सिंह माने जा रहे हैं। इसी के विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष में जहां सीट खाली हुई थी उन्हीं के बेटे को मंत्री बनाया गया, और फिर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है जिस तरीके से। तो किस तरीके की टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी? कांग्रेस भी संवेदनशीलता का जो है दाव चल सकती है?
देखिए, जिस तरीका से जेएमएम के प्रत्याशी कह सकते हैं हाजी हुसैन अंसारी के जो निधन के बाद, क्योंकि हाजी हुसैन अंसारी की मैं बात करूं आस्था, तो उनका भी बहुत जुड़ाव था मधुपुर से और लगातार वो कितनी बार जीत कर वहां से आए थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर निधन के बाद उनके बेटे को मंत्री बना दिया जाता है तो कह सकते एक तरफ ये भी सोचने वाली बात है, सिंपैथी वोट हफीजुल अंसारी को भी मिल सकता है। तो दावेदारी है एक तरफ और कांटे की टक्कर एक तरफ, कह सकते हैं एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि बंगाल चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है। बंगाल चुनाव में की शुरुआत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ बात करें तो राज्य की जनता की निगाहें उधर भी टिकी हैं। लेकिन अब मधुपुर में जब उपचुनाव हो जाएंगे तो झारखंड में चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगा। लेकिन बस यही इंतजार है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब वो जीते हुए उम्मीदवार हमारे सामने होंगे और हम सबके बीच होंगे। अब देखने वाली बात है कि वहां पर से कौन जीतता है, या गंगा नारायण सिंह जीतते हैं या हफीजुल अंसारी जीतते हैं। दोनों के बीच तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि कांग्रेस जो हफीजुल अंसारी के ऊपर दाव चल रही है, इसी के चलते कांग्रेस अपना जनाधार बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, कांग्रेस से जब हमने बात की थी उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारी गठबंधन की सरकार है, जेएमएम के प्रत्याशी जरूर है हफीजुल अंसारी, लेकिन हमारा मजबूती का जो गठबंधन सरकार वो एक साथ है और हम हफीजुल अंसारी के समर्थन में है। और भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला है वो तमाम राजनीतिक पार्टी जो कि झारखंड में सत्ताधारी जी बिल्कुल, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है दोनों पक्ष और विपक्ष में। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार, सीधे हमारे साथ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए जुड़े हुए थे। बोकारो जिले के तेलो पूर्वी पंचायत क्षेत्र में जंगल में भीषण आग लग गई। इस घटना में वन्य जीवों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए अथक प्रयास किए और साथ ही स्थानीय द्वारा सूचना पर दमकल वाहनों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रांची के कांके रोड स्थित टीवी टावर के पास एक युवक से स्कूटी सवार से मोबाइल और स्कूटी लूट ली गई। इस मामले को लेकर पीड़िता ने गोंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देवनगर थाना और इनके टीम के बाकी सदस्य थे। पुलिस ने काफी त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे से कम के समय में इस लूट को अंजाम देने वाले दो अपराधी, जो रवि मुंडा है, ये इंद्रपुरी का रहने वाला है, और विकास वर्मा और गोलू, ये इंद्रपुरी सुखदेवनगर का रहने वाला है। इन लोग दोनों को पुलिस ने धर दबोचा और लूट की गई स्कूटी, जिसका नंबर है J01CE 7413, उसको भी बरामद किया गया, लूटा गया। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।